अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि हमारी कायनात में रंग कैसे भरे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जितनी भी रेडिएशंस आती हैं कायनात से, जो कि हम मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोप से जज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज का हमारा सवाल यह है कि कायनात में रंग कैसे भरे जाते हैं। हमें कायनात इतनी खूबसूरत क्यों नज़र आती है। कायनात में हमें गहरे रंगों के बादल नज़र आते हैं, सूरज नज़र आते हैं, सितारे नज़र आते हैं, नीले रंग के, सब्ज रंग के, लाल रंग के गैस क्लाउड्स नज़र आते हैं। आखिर ये रंग आते कहाँ से हैं? तो हम शुरू करते हैं एक आम से, एक सबसे छोटे एटम से जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, एक्साइट होता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, और जब वहां से वो दोबारा अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल पर आता है तो वो एक रेडिएशन देता है, जो कि विजिबल लाइट में भी हो सकती है, इंफ्रारेड में भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट में भी हो सकती है। और यहाँ से हमारे पास रेडिएशन आती हैं ज़मीन तक, जिन्हें हम डिटेक्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से और फिर उनको एनालाइज करते हैं। ऐसी रेडिएशन को बाउंड बाउंड रेडिएशंस कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर मौजूद होता है। लेकिन जहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहां पर हमें प्लाज्मा मिलता है, आयंस मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो चुका होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और रेडिएट करते हैं। तो ऐसी रेडिएशंस को बाउंड अनबाउंड रेडिएशंस कहा जाता है, जो कि प्लाज्मा से या आयोनाइज्ड गैस से जनरेट हो रही होती हैं। हम चलते हैं सबसे सिंपल एटम की तरफ, जो कि है हाइड्रोजन का। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जब भी इस एटम पर हम लाइट शाइन करेंगे या कोई भी रेडिएशन शाइन करेंगे तो ये एटम उस लाइट को या उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे और हायर एनर्जी लेवल्स में जंप कर जाएंगे। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, यहाँ पर चला गया। इसी तरीके से यहाँ से जंप किया, ये एक फोटोन आया और यहाँ पर चला गया। अब इन एनर्जी लेवल पर वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो उसने वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आना है। और जब वो अपनी वापस ओरिजिनल एनर्जी लेवल पर आता है तो वो एक रेडिएशन रेडिएट करता है, एक फोटोन रेडिएट करता है, एमिट करता है। इन रेडिएशन को बोहर ने एक्सप्लेन किया। बोहर ने हमें एटॉमिक मॉडल दिया हाइड्रोजन का, और इसीलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल इतना ज़्यादा अहम है क्योंकि हमारी कायनात का ज़्यादा हिस्सा हाइड्रोजन गैस पर मुश्तमिल है। और एक और वजह यह है कि सबसे पहले जो एलिमेंट बना था कायनात में, हमारे ख्याल में वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम सूरज की तरफ देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के साथ, तो हमें मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस मिलती हैं। हाइड्रोजन के एटम को ले लीजिए, तो आपको यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल पर जंप कर जाता है। तो ये हायर एनर्जी लेवल यहाँ पर अपवर्ड एरो के साथ आपको दिखा है, और जब वो वापस जंप करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। अब जो एनर्जी फोटोन रेडिएट करता है उसे मुख्तलिफ सीरीज के साथ बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज उस वक्त, स्पेक्ट्रल लाइंस इसकी उस वक्त जनरेट होती है, ये रेडिएशन उस वक्त जनरेट होती हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करता है ग्राउंड स्टेट में। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इस स्टेट की, ये ग्राउंड स्टेट है। तो जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ग्राउंड स्टेट में, तो आपके पास जो रेडिएशन होंगी वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में होंगी। और अल्ट्रा वायलेट रेंज में होने की वजह से लाइमन सीरीज को हम विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं देख सकते, हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। अब हम एक और सीरीज की तरफ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से जंप करता है सेकेंड एनर्जी लेवल पर, एन जो है वो क्वांटम नंबर है, तो सेकेंड एनर्जी लेवल पर जब वो जंप करता है जिसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो जो रेडिएशन वो जनरेट करता है वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है। वो लाल रंग की भी हो सकती है, वो नीले रंग की भी हो सकती है, वो पीले रंग के, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, किसी भी कलर की हो सकती है। तो इन रेडिएशंस को हम देख सकते हैं, जिसे हम बाल्मर सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाल्मर सीरीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम सीरीज है और इसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से जंप करता है तीसरे एनर्जी लेवल पर, तो उसे हम पास्चन सीरीज कहते हैं, और पास्चन सीरीज इंफ्रारेड में लाई करती है, तो ये भी हमें नज़र नहीं आती।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ रेडिएशन इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप बैक कर रहा है, डी एक्साइट हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा वही चीज़ दिखाता हूँ। हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम में आप देख लो तो हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1 से जब भी कोई चीज़ हायर ऑर्बिट से जंप करेगी n इज इक्वल टू 1 इस स्टेट में, इस एनर्जी लेवल में, तो आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी और वो आप देख नहीं सकेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं, बोहर मॉडल हमें ये बताता है कि जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एक फोटोन जनरेट करता है। फोटोन इंफ्रारेड भी हो सकता है, फोटोन विजिबल लाइट में भी लाई कर सकता है, फोटोन अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है, और उसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास h नहीं होती है। और अगर हम उसको इक्वेट करें तो हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू, आगे हमने पूरी सीरीज दी हुई है, तो यहाँ से आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको कई जगह पर दिखाई है। इसी तरीके से अगर सेकंड एनर्जी लेवल पर हम जंप करेंगे किसी भी हायर ऑर्बिट से, तो हम बार्मर सीरीज से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और हम विजिबल लाइट में इन रेडिएशंस को देख सकते हैं। ये जो रेडिएशन होंगी वो नीले रंग की भी हो सकती हैं, वो लाल रंग की भी हो सकती हैं, वो वॉयलेट कलर की भी हो सकती हैं। तो बार्मर सीरीज की रेडिएशंस को हम अपनी आंख से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एनर्जी लेवल 3 में जंप करेंगे, n इज इक्वल टू 3 में जंप करेंगे, तो हमारे पास पास्चन सीरीज आएगी। और ये भी देखिए कि यहाँ पर आपको इनकी वेवलेंथ भी दी गई है। तो इनकी वेवलेंथ 656 नैनोमीटर है रेड लाइट की। जो रेड फोटोन हमारे पास जनरेट होगा उसकी इतनी वेवलेंथ होगी। इसी तरीके से ब्लू कलर का जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ 486, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, और रेड कलर के फोटोन की फ्रिक्वेंसी कम होगी तो इसकी एनर्जी भी कम होगी, जबकि ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी। और इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक स्पेक्ट्रम में, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं हाइड्रोजन का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, क्योंकि वो लाइन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप करता है तो हमारे पास फोटोन जो आता है वो रेड कलर का आता है। तो उस रेड कलर के फोटोन को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं और नीचे वेवलेंथ लिख देते हैं। इसी तरीके से जब हम N4 से N2 पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो हमें ब्लू लाइट देगा, और उसकी वेवलेंथ है 486, तो वो यहाँ पर 486 पे प्लॉट कर देते हैं। इसी तरीके से वॉयलेट वो यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं हाइड्रोजन एटम की, जब वो एक्साइट होता है उसके इलेक्ट्रॉन और जब वो वापस जंप बैक करते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पर दोबारा दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं 656 नैनोमीटर है रेड लाइट की वेवलेंथ, रेड फोटॉन्स की वेवलेंथ 656 है, ग्रीन कलर के फोटॉन्स की वेवलेंथ 486 नैनोमीटर होगी, ये नैनोमीटर यूनिट है। इसी तरीके से 434 नैनोमीटर होगी ब्लू कलर की लाइट, और पर्पल कलर की फोटॉन्स की जो वेवलेंथ होगी वो 410 नैनोमीटर्स होंगे। ये भी देखिए कि ये 6 नंबर एनर्जी लेवल से जंप करेंगे, 5 नंबर एनर्जी लेवल से करेंगे, 4 नंबर से, 3 से, और किस में जंप करेंगे, सब के सब एनर्जी लेवल 2 में जंप करेंगे। तो यहाँ पर हमें बार्मर सीरीज पूरी की पूरी नज़र आ रही है, और जितने फोटॉन्स जनरेट होते हैं वो सारे के सारे आपको रोशनी की शक्ल में नज़र आते हैं। हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की वो दो किस्म की होती है। एक तो ये कि वो फोटॉन एब्जॉर्ब करता है और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जंप कर जाता है। वो फोटॉन विजिबल लाइट का भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है। लेकिन दूसरी एक और वजह भी होती है, और वो एनर्जी गेन करता है कोलिजन से। जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं, जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वक्त भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, तो वहाँ से भी उनको एनर्जी मिल सकती है, और उसके ज़रिए भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, वापस आता है, तो फिर हमें रेडिएशन देता है। तो दो तरीके से हम ट्रांजिशंस करवा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सीरीज़ दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ्स हैं। ये सारी की सारी हमने वेवलेंथ्स प्लॉट की हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ्स हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं तो ये लेमन सीरीज है। लेमन सीरीज जो है वो आप जब हम ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं किसी भी और ऑर्बिट से, तो लेमन सीरीज, लेमन स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं। फिर बार्मर सीरीज आती है जब हम n=2 पर आते हैं, फिर पास्चन आती है, उसके बाद हमारे पास पुफंड भी आती है, ब्रैकेट सीरीज भी आती है। तो आप देखें कि यहाँ पर भी यही चीज़ आपको दिखाई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इतनी मरतबा ये चीज़ आपको दिखाई है कि आपको हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन को जब हम देखते हैं तो हमें ये सीरीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, बार्मर सीरीज़। तो आप देखें कि हाइड्रोजन को जब हम एक्साइट करते हैं तो हमें एक रेड कलर का फोटोन मिलता है जब वो
वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन। या हमें पर्पल कलर का फोटोन भी मिल सकता है, हमें ब्लू कलर का भी मिल सकता है, लाइट ब्लू कलर का भी मिल सकता है। और जब तीसरी से दूसरे स्टेट में जंप करेंगे तो रेड कलर का फोटोन होगा, चौथी से दूसरी हल्का ब्लू कलर होगा, पांचवी से दूसरी पर गहरा ब्लू होगा और छठी से दूसरी पर पर्पल कलर का फोटोन हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मुख्तलिफ कलर के फोटॉन्स हमें मिलते हैं और इन फोटॉन्स को फिर फर्दर हम नाम देते हैं। मसलन अगर आपके पास जो पहला लाल रंग का फोटोन है जो कि 656 नैनोमीटर वेवलेंथ रखता है, इसे हम अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। जो हल्के ब्लू कलर का है 486 नैनोमीटर का, इसको बीटा स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे। फिर इसी तरीके से इसको तीसरे को हम जो गहरे ब्लू कलर का है इसे हम गैमा स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे। तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस को, इन फोटॉन्स को हमने अल्फा बीटा गैमा इस तरीके से भी डिफरेंशिएट कर रखा है ताकि हमें पता चल सके। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि आप यहां पर देख सकते हैं कि अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो बामर सीरीज की यहां पर है और ये रेड कलर की होती है जो मैंने आपको यहां पर दिखाई है, ये रेड कलर की। तो ये अल्फा लाइन है, इसको अल्फा लाइन कहते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं बामर सीरीज की अल्फा लाइन ये है, लेमन सीरीज की अल्फा लाइन बहुत इको के पास पास है। तो यहां पर आपको नजर आ रही है ये अल्फा लाइन है। ये सबसे जो कम एनर्जी की होती है ना, जो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी की होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो अल्फा लाइन है। बामर सीरीज़ की अल्फा लाइन ये है। इसी तरीके से पास्चन सीरीज़ की अल्फा लाइन आपको दिखाई गई है, ब्रैकेट सीरीज़ की दिखाई गई है, पफन सीरीज़ की दिखाई गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबकी अल्फा लाइन है। उसके बाद जो दूसरी लाइन होती है उसको बीटा लाइन कहते हैं, तीसरी जो होती है उसको गैमा लाइन कहते हैं। इस तरीके से अब ये बीटा लाइन है, ये गैमा लाइन है। तो हमने इन स्पेक्ट्रल लाइन्स को भी नाम दिए हुए हैं। मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल मैप दिखाया है, लेकिन आप हीलियम का भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आप फेरस का या आयरन का भी देख सकते हैं। तो आयरन में आपको बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आएंगी। उसकी वजह यह भी है कि आयरन एक बड़ा एटम है और उसके साथ साथ उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हम स्पेक्ट्रल लाइंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस केमिकल प्रोसेस से निकलने वाली रेडिएशन को देख पा रहे हैं। अब हम कायनात के रंगों की तरफ आते हैं जहां से हमने कहानी शुरू की थी। तो इन स्पेक्ट्रल लाइन से कायनात को रंग मिलते हैं। मसलन आप यहां पर क्लाउड देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन के क्लाउड्स हैं और इनके पीछे आपको ब्लू कलर के स्टार्स नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये स्टार्स हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं तो इन हाइड्रोजन के एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर जाते हैं। जब वो एक्साइट करते हैं और वापस आते हैं तो हमें बामर सीरीज जो मिलती है उसमें जो रेड कलर आता है वो अल्फा लाइन से आता है। अल्फा लाइन्स आपको याद है ना, मैंने दिखाई थी। तो आपको जहां जहां भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं और वो रेड कलर के हमें फोटॉन्स देते हैं, आपको यहाँ पर रेड कलर के फोटॉन्स नजर आते हैं। इसी तरीके से हमें गैमा और बीटा लाइन से ब्लू कलर मिलता है, फिर हमें पर्पल कलर मिलता है। तो हमें हाइड्रोजन जब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं टेम्परेचर की वजह से, तो हमें इस किस्म के रंग कायनात में नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से एक और फिनोमिना जो होता है, वो सितारा जब अपनी उम्र को पहुंच चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है, तो वो एक धमाके से फटता है और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। उस वक्त भी हमें मुख्तलिफ किस्म के कलर्स नजर आते हैं और उसकी वजह भी हाई टेम्परेचर है। तो जब गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हमें मुख्तलिफ कलर्स नज़र आते हैं और ये डिपेंड करता है कि वो गैस कौन सी है, क्या वो हाइड्रोजन है, वो हीलियम है, वो ऑक्सीजन है, और उनसे निकलने वाली रेडिएशन से हम अंदाज़ा भी लगा लेते हैं कि वो गैस कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के नेबुले दिखा रहा हूँ जो कि सुपरनोवा के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इनसे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है, इनके रंगों से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है अपनी कायनात के बारे में। लेकिन एक बड़ी मज़े की इंफॉर्मेशन NGC 6826 द ब्लिंकिंग आई नेबुला से मिली। जब हमने इसको देखा तो इसमें हमें ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आई जो कि हमें लैब में किसी भी एलिमेंट से नहीं मिली। हम बड़े हैरान हुए, हमें लगा कि शायद कायनात में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर ये स्पेक्ट्रल लाइंस देख सकते हैं जो कि बड़ी बड़ी हमने यहाँ पर दिखाई हैं और ये स्पेक्ट्रल लाइन हमें कायनात में तो नज़र आती हैं कुछ जगह पर दुनिया में हमें नहीं मिलती। और इसकी वजह ये थी कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब ऑक्सीजन डबल एक्साइटेड होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है।
क्योंकि ऐसी ऑक्सीजन के एटम जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके थे वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, उनको लैब्स में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। स्पेस में प्योर वैक्यूम होता है, इसलिए वो वहाँ पर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लगा कि शायद ये कोई नया एलिमेंट है जो हम दरियाफ्त करने जा रहे हैं। जब भी हम स्पेक्ट्रल लाइन्स को लिखते हैं तो उसके साथ हम उस ब्रैकेट में उस एलिमेंट को ज़रूर लिखते हैं जिनकी स्पेक्ट्रल लाइन्स हम पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन का O लिखा गया है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो इसका मतलब है न्यूट्रल ऑक्सीजन। अगर मैं 2 लिखूंगा तो उसका मतलब यह है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, आयोनाइज्ड ऑक्सीजन है। अगर मैं 3 लिखता हूं तो इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। आप यहाँ पर एक स्पेक्ट्रल ग्राफ देख रहे हैं ऑक्सीजन का, और यहाँ पर आप देखें अल्फा लाइन भी आपको नजर आ रही है, आपको बीटा लाइन्स भी नजर आ रही है, गैमा लाइन्स भी नजर आ रही हैं, और आपको और लाइंस भी नजर आ रही हैं। हमारे पास कुछ रेडिएशंस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और रोटेशंस की वजह से भी पहुंचती हैं। जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में रोटेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वो कुछ रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये रेडिएशन लो एनर्जी होती हैं, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और अमूमन इंफ्रारेड से लेकर रेडियो फ्रीक्वेंसी तक ये रेडिएशन हमें मिल रही होती हैं। हमारे पास जो रेडिएशन आती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से वो तकरीबन इंफ्रारेड रेंज में मिल रही होती है। तो विजिबल रेंज में हमें वो रेडिएशन मिलती है जो कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने की वजह से मिलती हैं। इंफ्रारेड रेंज में हमें वो रेडिएशंस मिलती हैं जो कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट और वाइब्रेशन की वजह से मिलती हैं। और इसी तरीके से न्यूक्लियर स्पिन की वजह से जो स्टेट होती है, इन रेडिएशन को, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन रेडिएशन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें कूलर गैसेस के बारे में पता चलता है, उन गैसेस के बारे में पता चलता है जिनके टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होते। लेकिन उसके साथ साथ हम रेडियो वेव्स को, आने वाली रेडियो वेव्स को भी स्टडी करते हैं, और उनसे हमें मैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियर स्पिन के बारे में पता चलता है एटम के अंदर, जिनको हम डिटेल में आगे देखने जा रहे हैं। इन सब को हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस कहते हैं। और हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन कायनात से आती है, और हमारे पास जितनी भी कायनात से रेडिएशन आती है, वो उनकी जो जनरेशन होती है वो इन प्रोसेसेस की वजह से मुमकिन हो पाती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाता हूँ, और इस तस्वीर को आपने गौर से देखना है और सोचना है कि इस तस्वीर में आपको क्या बताया जा रहा है। ये आपका एक छोटा सा इम्तिहान है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।